प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले दुनिया भर के लीडर्स की मौजूदगी में तेहरान पर इसराइल का हमला, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया मिसाइल हमले में शहीद, इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है, आयतुल्लाह खामनाई का हमले के बाद बड़ा ऐलान, क्या मशरिक़ वुस्ता में जंग के खतरात बढ़ गए। इसके अलावा बात करेंगे सैलाब ज़दगान के लिए जमा किए गए करोड़ों रुपए के फंड्स 3 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तानी सफारती हुक्काम ने अपने पास रख लिए। बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। कीनिया ने पाकिस्तान फंड्स मुंतकिल करने से क्यों रोका, अहम वजूहात इसके पीछे जो रही हैं उसको शेयर करेंगे आपके साथ। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, कई पाकिस्तानियों को बड़ी बड़ी सजाएं सुनाए जाने का इंकशाफ, यूएई हुक्काम ने खलीजी ममालिक में मुकीम सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर दे दी, प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला, क्या सजाएं दी जाएंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान चीन के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने में नाकाम, गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के 2300 से जायद दहशतगर्दाना वाकयात में सैकड़ों पाकिस्तानी जाँ बहक, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर में अहम इंकशाफात, अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत की एक्सपोर्ट की बड़ी मंजिल बन गया, चीन के साथ तिजारती मामलात पर मेंबरान असम्बली ने कई अहम नुक्ते उठा दिए। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए कामरान यूसुफ साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, दिफाई तज्जियाकार भी हैं और जो इंटरनेशनल न्यूज़ है उस पर भी इनका एनालिसिस बहुत इंसाइटफुल और फ्रूटफुल होता है। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, ये जो सिंस मैं कह रही थी कि आपकी जो इंटरनेशनल मामलात हैं उस पर आपका एनालिसिस भी बहुत फ्रूटफुल होता है और आपके पास खबर भी उस हवाले से होती है। हम बात करेंगे ये जो हमला हुआ है और तमाम लीडर्स की मौजूदगी में ये तेहरान पर इसराइल का हमला जिसमें इस्माइल हनिया जो हैं वो शहीद हो गए। ये बताइएगा कि इसकी डिटेल्स क्या है, इस हमले की बैकग्राउंड और डिटेल्स आपके पास क्या हैं? देखिए, जो डिटेल्स हैं वो तो जो सामने आ रहा है कि एक तो क्लियरली कह रहे हैं कि टारगेट किया है इसराइल ने कि जब वहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए मौजूद थे ईरान की जो नए सदर की ओट टेकिंग थी और उनके साथ जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी उसमें जो है वो शहीद हुए हैं। अब इसके हवाले से जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल इस तरह से नहीं है, क्योंकि जो ईरान के हुकाम की तरफ से जो इनिशियली बयान सामने आया है उसमें तो वो यही कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया गया है, उनको निशाना बनाया गया उनकी रेजिडेंस को, और मजीद वो कह रहे हैं कि इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। जो अदरवाइज इंटरनेशनल मीडिया और डिफरेंट सोर्सेज जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि ये प्रिसीजन गाइडेड जो मिसाइल अटैक है जो इसराइल ने किया है। दूसरा एयर स्ट्राइक्स की बात हो रही है कि फाइटर जेट के जरिए ये टारगेट किया है इसराइल ने। तो और दूसरा ये है क्योंकि इसके हवाले से कोई अभी तक तो बज़ाहिर कोई उस तरह की इमेज फुटेज वगैरह तो सामने नहीं आई, बट दैट शोज कि जो भी इसराइल ने ये कार्रवाई की है वो बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से की है। इसका मतलब है कि उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी और ऑन ग्राउंड जो है वो क्लियरली उनके पास इंटेलिजेंस भी मौजूद थी। और जो सबसे अहम इस वक्त ये सवाल है कि ज़ाहिर है कि ईरान के सदर की इनॉग्रेशन थी, दुनिया भर से लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे, तो सिक्योरिटी तो वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होनी चाहिए थी। और सिंस जो ये इस्माइल हनिये थे इन तो वैसे ही ये हिट लिस्ट पर थे इसराइल की, और उनको किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। तो इसलिए आई थिंक इस सारे वाक़े में जो ईरान है उसके हवाले से बहुत से सवालात हैं जिनको जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बिल्कुल गैर मामूली वाक़या हुआ है और यकीनी तौर पर अब क्या इसकी मुकम्मल तफसीलात कभी बाहर आएंगी और ईरान इसके हवाले से क्या तौजीह पेश करते हैं, क्योंकि एक तो इंटेलिजेंस फेलियर भी है ईरान का, एंड सेकेंडली उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम वटेवर जो भी है उनका, कि आखिर अगर मिसाइल के जरिए उन्होंने हमला किया या एयर स्ट्राइक्स किए, क्योंकि ईरान की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन हुई है, तो आखिर ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाया। तो इसलिए एट दिस मोमेंट आई थिंक ज्यादा क्वेश्चंस हैं आंसर्स के मुकाबले में। ठीक है कामरान, ये बताएगा कि जिस तरह से हमने रिएक्शन देखा है ईरान का, आयतुल्लाह खामनाई ने जिस तरह से कहा कि इसका जो बदला लेना है वो अब फर्ज है हम पे, तो किस किस्म की रिटेलिएशन देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, इट इज टू अर्ली कि किस तरह की वो रिटेलिएशन देगी, क्योंकि एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आमतौर पर इस सारे
जो मामले में हमेशा पाई जाती हैं। एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये भी कह रहे हैं कि ये CIA हो या बाकी मुसाद और ये सारों ने मिलके, क्योंकि टॉप लीडरशिप को तो एलिमिनेट वो करना चाहते थे, लेकिन ईरान का इंतखाब जो है, तेहरान का इंतखाब इसलिए किया गया है कि शायद कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, खुद इजराइल भी चाहता है कि वो प्रोवोक करे ईरान को कि वो जो मिडिल ईस्ट के अंदर ये लड़ाई है उसमें कूदें, और अगर वो कुछ जवाबी बड़ी कार्रवाई करते हैं तो अमेरिका भी उसमें फिर शामिल हो, और फिर अमेरिका और जो बाकी मगरबी ताकतें हैं उनको एक जवाब मिले कि वो ऑल आउट जो वॉर अगेंस्ट ईरान के लिए जाए। मतलब ये एक मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बट आप इसको रूल आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल की ये ख्वाहिश रही है हमेशा से, जब से उन्होंने गाजा में बर्बरियत शुरू की, कि अमेरिका बराह रास्त उसमें शामिल हो। अमेरिका यकीनी तौर पर उनको सिक्योरिटी असिस्टेंस दे रहा है, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला फराहम कर रहा है, लेकिन उस तरीके से बराह रास्त अभी तक इस जंग में शामिल नहीं हुआ। लेकिन इजराइल की जो हार्ड लाइनर्स है वहां पर, उनकी ये ख्वाहिश जरूर है कि वो इसमें शामिल हो, और आई एम श्योर कि ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं ये ईरान के माइंड में भी होंगी कि अगर हमने रिएक्ट करना है तो कैसे हम रिएक्ट करें, क्या टिट फॉर टैट अटैक होगा, इसी तरह का कोई इजराइल का हाई वैल्यू टारगेट जो है उसको निशाना बनाया जाए, बराह रास्त कार्रवाई की जाए, या जो ईरान का एक टिपिकल तरीका रहा है कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, कि जहां पर ये जो डिफरेंट मिडिल ईस्ट के अंदर ग्रुप हैं उसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, इस्लामिक जिहाद है, इस तरह के ग्रोह हैं जिनको सपोर्ट करता है ईरान, उनके जरिए कोई यूनिफाइड अटैक जो है इजराइल के खिलाफ लॉन्च किया जाए। बट एट दिस स्टेज आई थिंक इट इज टू अर्ली टू से, एंड आई एम श्योर कि ईरान के लिए अब ये एक प्रेस्टीज का भी मामला है और एक डिटेरेंस का भी उनका मामला है कि उनके कैपिटल के अंदर इस तरीके से इजराइल का असैसिनेट करना एक हाई वैल्यू टारगेट को, और पूरी मुस्लिम दुनिया दे आर रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट ईरान। तो आई थिंक उनको सेटिस्फाई करने के लिए भी ईरान को कोई ना कोई कार्रवाई तो करना पड़ेगी, और वो कार्रवाई किस नौयत की होती है, क्या वो रिएक्शन जब देंगे तो मामला वहीं पे रुक जाएगा या उससे एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर होगा, ये आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन। जी कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब का भी ये शेड्यूल था कि इन्होंने भी ईरानियन प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग में जाना था, और अचानक हमें बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं जा रहे, उनकी जगह इसहाक डार साहब गए हैं। तो कुछ वही सोशल मीडिया पे, जैसे आपने भी कहा कंस्पिरेसी थ्योरीज़ की, ये भी था कि शायद कोई हमारी साइड पे कोई इंट्यूशन थी कि इस तरह के खुदा ना खास्ता कोई वहाँ पर चीज़ें डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो ईरान में नहीं होनी चाहिए। आई थिंक अगेन आई वुड से कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये होगी, अगर ये इस तरह का कोई कार्रवाई अगर हो भी रही थी तो आई थिंक ये हाईली टॉप सीक्रेट होगा, क्योंकि जो अमेरिका है वो ये भी दावा कर रहा है कि आमतौर पर जब इजराइल इस तरह की कार्रवाई करता है तो अमेरिका को ऑन बोर्ड लेता है। तो अमेरिका कम अज कम पब्लिकली ये दावा कर रहा है कि उनको भी नहीं पता था कि इजराइल इस तरह की कार्रवाई करने वाला है। तो आई थिंक इट इज फार फेच्ड। जो हमें जराए ने बताया वो तो यही था कि जो लास्ट 11th आवर चेंज ऑफ प्लान हुआ शहबाज शरीफ साहब का, कि उनकी जो तबीयत जो है वो नासाज थी, उन्होंने जो अपनी जो पब्लिक एंगेजमेंट्स हैं पिछले 2-3 दिन से उनको कर्टेल कर दिया था, तो ये प्राइमरीली रीजन बताई गई है। बट क्योंकि अब एक इंसिडेंट हो गया है और हमारे यहाँ ऑब्वियसली फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो हर तरह की होती हैं, बट आई सीरियसली डाउट कि अगर इस तरह का इतना हाईली सोफिस्टिकेटेड कोई कार्रवाई हो रही थी तो शायद पाकिस्तान को कोई नो हाउ थी या पहले से इंफॉर्मेशन थी। तो आप समझते नहीं है कि इतना बड़ा एक डेयरिंग किस्म का अनप्रेसिडेंटेड, कभी मुझे नहीं याद पड़ता किसी मुल्क ने इस तरह आम हालात में किसी के कैपिटल पे उन्होंने टारगेटेड असैसिनेशन की हो, किलिंग्स की हो। बड़े बड़ी दुश्मनियाँ हैं दुनिया में, बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी आपस में दुश्मनियाँ, लेकिन एक प्रोटोकॉल, एक इतना तो कम अज़ कम मतलब है उसमें रखी जाती है SOPs के, किसी के कैपिटल पर जाकर आपने अटैक नहीं करना। तो अगर ये कर रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि वो चाहते हैं कि ईरानियन जो है उनको जवाब दें और एक फुल फ्लैज वार उसमें लड़ी जाए, तो आप समझते हैं कि वहाँ पे ईरानियंस की अपनी इस वक्त क्या हालत होगी कि दे स्टैंड एम्बेरेस्ड, शॉक्ड एंड स्टन्ड, कि अगर जिस तरह का किया, या आपने भी कहा कि ईरानियन तो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी सिक्योरिटी, तो ये कैसे फिर अपने आप को रिकवर करेंगे इस उसमें से, ट्रेजिडी में से? आई थिंक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, एम्बेरसमेंट भी है, और अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्शन देखें तो आई थिंक ईरान के किरदार के हवाले से भी लोग सवालात उठा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आखिर जब उनको पता था कि इस्माइल हानिये जो हैं वो हिट लिस्ट पर हैं इजराइल की, तो किस तरह की वो सिक्योरिटी उनको वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये एक तो ये सवाल शायद
ना सिर्फ पूरी जो मुस्लिम दुनिया है वहाँ पर जो ऑब्वियसली फलस्तीन के साथ अवाम जो हमदर्दी रखते हैं उनको जवाब देना, फिर उनकी अपनी जो डोमेस्टिक जो ऑडियंस है, क्योंकि ईरान तो अपने आप को इसी तरह से बोस्ट करता है ना कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है या वो मिलिटरीली इतने स्ट्रांग हैं कि वो ईरान, इजराइल और बाकी जो ताकतें हैं खित्ते की उनका मुकाबला कर सकते हैं। बट इस सारे इंसिडेंट ने उस मिथ को भी चैलेंज किया है। तो शायद यही वो पॉइंट है कि उसको स्कोर को सेटल करने के लिए जो उनके मुल्क के अंदर जो क्रिटिक्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, जो बाहर ईरान से जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए ईरान को कोई ना कोई कार्रवाई तो करना पड़ेगी। अब वो किस तरह की कार्रवाई करेंगे, ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि फिर उसकी अपनी एक इम्प्लीकेशंस हैं। अच्छा कामरान, ये हम देख रहे हैं ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं, इससे पहले भी हमने देखे पिछले सालों में, कुछ 3-4 सालों में कमांडर वो सुलेमानी थे, उनको टारगेट किया गया था ड्रोन अटैक में। मेरा ख्याल उस वक्त ये अगेन ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट इन यूएसए और उन्होंने कहा था हाँ जी कि हमने उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, अगर आपको याद हो उस वक्त। उसके बाद यहाँ ईरानियन साइंटिस्ट थे, उनको असैसिनेट किया गया। फिर इनके ईरान के प्रेसिडेंट थे, उनका अगेन चले मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर का एक क्रैश हुआ। अब हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा हाई वैल्यू उन्होंने कैपिटल के अंदर आके वो किया है। सो एक तरीके से तो उन्होंने मतलब ईरान को वो करके रख दिया है कि उन्होंने इसराइल ने कि ये हमारे मुकाबले पे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अपने हाई वैल्यू टारगेट्स को भी नहीं कर सकते, शख्सियतों को, डिग्निटीज़ को। तो ईरान के पास इस वक्त क्या सपोर्ट है? पूरी दुनिया में उसको कहीं से सपोर्ट भी नहीं मिल रही अगर देखा जाए। बिल्कुल, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क है कि ईरान, ये जो ऊपर तले जो वाकयात हुए जिनका आपने जिक्र किया, तो ईरान की जो सिक्योरिटी है वो तो एक सीरियस उस पर क्वेश्चन है। और ऐसी सिचुएशन में जब वो ऑब्वियसली इजराइल को खुलेआम वो चैलेंज करते हैं, तो ये तो एक ऑब्वियसली बहुत सीरियस सिचुएशन है। और अब आगे जो, और बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि ऐसा प्रेसिडेंट भी इन्होंने सेट किया है कि आफ्टर ऑल जो इस्माइल हानिये थे वो एक हमास के पॉलिटिकल चीफ थे, जो सीज फायर की नेगोशिएशन चल रही थी उसमें वो सारे मामलात को वो ओवरसी कर रहे थे। और इजराइल का इस तरीके से टारगेट करना, एक तो आई थिंक इजराइल का भी जो इस वक्त जो उनकी अमेरिका जिस तरीके से आशीर्वाद उनको देता है और उस तरीके से खुलेआम वो सारी चीजें कर रहे हैं, और उस पर आई डोंट नो कि वेदर इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, बट एक अल जजीरा के ऊपर किसी ने, कमेंटेटर ने बहुत अच्छा इसके ऊपर तबसरा किया, और वो तबसरा उनका ये था कि इजराइल जो है इस वक्त पूरी दुनिया की एक रोग स्टेट बन गई है। और अंग्रेजी में उन्होंने कहा था कि इजराइल इज अ मैड डॉग दैट इज नॉट ऑन द लीश, यानी कि इजराइल की मिसाल उस पागल कुत्ते की तरह है कि जिसके गले में पट्टा नहीं है। और ये हकीकत है कि वो उसको डिसरिगार्ड है जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं, जो भी यूएन चार्टर है। एंड अगर रिएक्शन देखें बाकी दुनिया का, खास करके मगरबी ममालिक का, अमेरिका का, तो वो तो इट्स लाइक कि ठीक है जी चलता है। और कामरान, हम देखते हैं मिडिल ईस्ट में एंडोर्स भी कर रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट में हम देखें जहाँ पे वहाँ पे सिवाय उनका कतर के मेरा ख्याल अमीर का या क्राउन का, वो मैं देख रहा था, उन्होंने इसकी कंडमनेशन की है बिकॉज के वो समझते हैं कि हमारे यहाँ वो भी रहे थे और फिर पीस नेगोशिएशन भी थे। इजिप्ट में भी किया है। जो मेन ममालिक हैं वहाँ पे यूएई या सऊदीज़ वगैरह हों, तो वहाँ से ज़्यादा कोई, अगर तुर्की का भी आया है तो वो रिएक्शन नहीं आया। तो क्या वो समझते हैं यहाँ पे मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के, जब वहाँ पे पीस नेगोशिएशन उनके मुज़ाकरात हो रहे थे और उसमें ये सऊदीज़ और इजराइलीज़ जो हैं ऑलमोस्ट दे हैड, उसमें कहते हैं रीच टू एन एग्रीमेंट के चलेंगे सेपरेट स्टेट्स की, हम बात करके फ़लस्तीन के इशू को हम सेटल करने की कोशिश करते हैं। और उसी वक्त हमास ने तो लास्ट ईयर उन्होंने अक्टूबर में जो जाके अटैक किया था, जिसको कहते हैं ईरानियन की सपोर्ट थी और ईरानियन नहीं चाहते थे कि इसराइल की और इनकी सऊदीज़ की या मिडल ईस्ट में ममालिक के तल्लुकात ठीक हों। सो वो जिम्मेदार समझते हैं ईरान को कि जनाब के पीस हो रहा था, सारी चीज़ें सेटल हो रही थी, आपने हमास के ज़रिए ये चीज़ें डिस्टर्ब की, जिसके बाद एक वो क्या कहते हैं ब्लड बाथ कहें, वायलेंस कहें, अनलीश हुआ। वो ईरान को जिम्मेदार समझते हैं इसका। आई थिंक इसके बारे में बिल्कुल ये जो टाइमिंग थी, हमास ने जो 7 अक्टूबर को एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर किस्म का जो अटैक किया, उसके हवाले से भी ऑब्वियसली बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। लेकिन एक बात के जो हमास ने जब अटैक किया था तो बिल्कुल उससे पहले आई थिंक एक जो ब्रॉडर जो रीजन के अंदर अमेरिका की ख्वाहिश थी, जिसे वो अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं, कि जो तमाम खास करके जो मिडिल ईस्ट की और अरब ममालिक हैं वो रिकग्नाइज करें इसराइल को, और उसके बदले जो अमेरिका है मसलन सऊदी अरब के केस में उनको जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं, जो बाकी डील का जो हिस्सा है उसमें वो उनको करेंगे।
लेकिन हमास में और खास करके वो लोग जो फलस्तीन के अंदर जिनको लगता था कि शायद ये फलस्तीन का जो इशू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो उसको अलाइव रखने के लिए भी, अब उसके पीछे ईरान था नहीं था वो अलग बात है, बट ऑफ कोर्स हमास को ईरान बैक करता है। तो खुद हमास और जो वहां पर लोग अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनका यही ख्याल था कि अगर ये अरब ममालिक इम्ब्रेस कर लेंगे इसराइल को और ये ब्रॉडर बड़ी डील हो जाती है, फिर तो हमारा किस्सा खत्म है। क्योंकि इसराइल जो है इस वक्त जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उस पर बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि अगर जो बची कुची रियासत है कामरान, इसी पे तो मुज़ाकरात हो रहे थे, इसी बात पे तो मुज़ाकरात हो रहे थे कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियन की जो स्टेट है, सेपरेट स्टेट, उसको एक्सेप्ट करेगा, रिकग्नाइज करेगा। इसी पे तो सारी डील हो रही थी। अगर उसने नहीं करना तो फिर तो डील ही नहीं होनी थी, जो सऊदीज कर रहे थे, अमेरिका या बाकी खिते के ममालिक, डील तो इसी पे हो रही थी। ये सऊदी अरेबिया यूएई ने दो के रिलेशनशिप अपने बढ़ाए, लेकिन सऊदी अरब ने ऑफ कोर्स उसको पता था कि जो मुस्लिम दुनिया का वो लीडर भी है और पैलेस्टीनियन कॉज को लेकर चलता भी रहा है, तो सऊदी अरेबिया पब्लिकली ये स्टेटमेंट जरूर देता रहा कि अगर हम अब्राहम अकॉर्ड के तहत ये मामला इसराइल को रिकग्नाइज भी करेंगे तो उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो लाजमी है। लेकिन इसराइल ने जब से ये बेंजामिन नेतन्याहू आए हैं, आपने नहीं सुना होगा कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। वो कोई 2 स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं करते। यही सबसे बड़ा कंसर्न था कि अगर कोई डील होगी तो क्या वो 2 स्टेट सोल्यूशन पे आके रुकेगी, या फिर जो इसराइल और अमेरिका चाहते हैं, या खास करके इसराइल चाहता है कि ठीक है। मेरा ख्याल अमेरिकन भी ये स्टेटमेंट दे चुके थे, if I'm not wrong, आपके खैर आपके पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बेहतर खबर होगा। अमेरिकन भी ये, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग थी कि 2 स्टेट्स होनी चाहिए, फिर ही जाके मसले का हल निकलेगा। इसी पे तो सारी बिल्कुल नहीं, अमेरिकन भी बिल्कुल कहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होनी चाहिए, एक वायबल स्टेट होनी चाहिए। लेकिन इसराइल जो है ऑफ लेट अगर आप देखें तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं करता, और यही वो स्टिकिंग पॉइंट है। और हमास का और जो बाकी जो प्रो इंडिपेंडेंस के जितने भी जो फलस्तीन के हवाले से जो एफर्ट कर रहे थे, उनको यही खदशा था कि क्योंकि सबसे बड़ी इसराइल को ऑब्वियसली जो मुस्लिम दुनिया में अब तो बहुत से ममालिक रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन बहुत से नहीं भी करते। तो अगर आप इतनी बड़ी लेवरेज उनको दे रहे हैं, इतना बड़ा अगर गिव एंड टेक होगा, तो उनको यही खदशा था कि ये ना हो कि कोई कमजोर डील जो हर जो मुस्लिम मुल्क है वो अपने मफादात। मेरा ख्याल इस पे सऊदीज बड़े क्लियर थे। आपने जैसे आपने भी कहा, हम भी फॉलो करें, सऊदीज बड़े क्लियर थे कि विदाउट 2 स्टेट्स उन्होंने कोई उनके इसराइल की कोई उन्होंने डिमांड नहीं मानी। खैर एनीवे लास्टली सर, ये ईरान का अब तक ये था, इन पे तनकीद होती थी कि प्रॉक्सीज को सपोर्ट करते थे, जो इनके मुखालफीन है कहते थे। अब तक ये वार ब्लड शेड जो है वो ईरान तक नहीं आया था। सो ये यमन में हो रहा था, ये शाम में हो रहा था, ये वहाँ पे लेबनान में, या हमास, हिजबुल्ला वगैरह, इन पे इल्ज़ामात लगते थे प्रॉक्सीज को यूज़ करते हैं। अब देखते नहीं है कि अब अल्टीमेटली द वॉर हैज़ कम टू ईरान, टू तेहरान, उनके अपने घरों तक पहुँच गया सर। ये बढ़ते बढ़ते कहीं पे कोई एलिमेंट ऑफ थोड़ा सा कोई होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी कि हमें जो अक्टूबर वाले वो अटैक्स हुए थे तो हमें उनको इतना आगे लेकर नहीं जाना चाहिए था कि अब ब्लड जो है ना वो हमारे घरों तक पहुंच गया। कहीं ना कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग होगी कोई ईरानियन लीडरशिप में। अब तो वैसे भी नई लीडरशिप आई है, वो पिछली थी जो कर रही थी सारे फैसले। देखिए, जो नए ईरान के सदर आए हैं इनके बारे में कहा तो यही जाता है कि ये इस्लाह पसंद है, रिफॉर्मिस्ट हैं, और इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये जो ईरान की इंटरनेशनल आइसोलेशन है उसको थ्रू एंगेजमेंट खत्म करना चाहते हैं। और उनसे तवक्को भी यही की जा रही थी दो कि अल्टीमेटली जो पावर होती है ईरान के अंदर, जो सिस्टम उनका ऐसा है, वो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनके पास होती है, बट स्टिल प्रेसिडेंट कोई ना कोई मनूवर कर सकते हैं। बट ये जो इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास वो मनूवर करने की गुंजाइश मौजूद है इमीडिएटली। अभी तक उन्होंने अपनी काबीना तक नहीं बनाई और इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और दे हैव टू रिस्पॉन्ड जो नई जो सिचुएशन है। तो इसलिए जो ईरान के नए सदर जो चाहते थे कि उनके देखें ईरान के ऊपर जो इतने अरसे से सैंक्शंस रही हैं वहाँ पर बहुत से इकोनॉमिक इश्यूज हैं और वो उन इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करना चाहते हैं। और वो कैसे एड्रेस करना चाहते हैं? दुनिया के साथ इंगेज करके। कामरान, आपकी बात से लग रहा है कि अब ईरान को प्रॉक्सीज के जरिए नहीं, जो मतलब वो पिछले 10, 15, 20 साल से करते रहे या ज़्यादा, अब प्रॉक्सी के जरिए नहीं लड़ना पड़ेगा मिडल ईस्ट में अपने मुखालफिन से। अब डायरेक्ट उनको फाइट, अपनी जंग लड़नी पड़ेगी, खुद आप उनको लड़ना पड़ेगा, मतलब वाया प्रॉक्सीज नहीं होगा क्योंकि तो डायरेक्ट हुआ है ना सारा। और पिछले दिनों जैसे इजराइल ने इन पे भेजे, इन्होंने उनको उन पे ड्रोन भेजे, उन्होंने इन पे अटैक किए थे, अब वही सिचुएशन दोबारा होगा। नो, इट्स ये तो डायरेक्ट हो गया सर। अब इसमें प्रॉक्सीज तो साइड पे हो गई हैं और जिस चीज़ से मेरा ख्याल ईरानी डरते थे।
मेरा ख्याल है बिल्कुल, आई थिंक वो प्रेसिडेंट तो एक तो अप्रैल में खत्म हो गया था जब जो ईरान की एम्बेसी थी डोमेस्कस में, जब उनको निशाना बनाया था ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के कोई 8-10-11 जो सीनियर कमांडर थे उनको मारा था, और उसके बाद फिर पहली मरतबा ईरान ने अपनी सरजमीन से जो दर्जनों ड्रोन्स और रॉकेट्स उन्होंने भेजे, वो कितने इफेक्टिव थे दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। तो वो जो एक प्रेसिडेंट है वो तो ऑलरेडी एक रेड लाइन तो क्रॉस हो चुकी है कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के ऊपर बराह रास्त जो है अब वो हमले कर चुके हैं। अब द ओनली क्वेश्चन इज कि ये मामला कहाँ पे जाके रुकेगा। इस खदशे का इजहार खुद ट्रंप भी कर चुके हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं कि क्या हम एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सो अल्टीमेटली मेरा ख्याल में कोई एक इंसिडेंट जो है वो एक वाइडर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ट्रिगर कर सकता है। आपको याद होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी 1914 में, वो भी बोस्निया में, वहाँ पे ये वियना के जो प्रिंस थे उनको गोली मारी गई थी, वहीं से शुरू हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार सर। इसी तरह असैसिनेशन मैं कह रहा हूँ कि और इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतने फ्रंट खुले हुए हैं, इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है, तो एनी मिसकैलकुलेशन, एनी इंसिडेंट वो एक बड़ा डिजास्टर। जी बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना एक्सक्लूसिव एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ये जो फंड्स थे सैलाब ज़दगान के लिए ये जमा किए गए कीनिया में, और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान कभी पहुंचे ही नहीं, ये क्या कहानी है, क्या डिटेल्स हैं, क्लासेस साहब से डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब बात करेंगे ये जो फंड्स हैं जो सैलाब ज़दगान के लिए कीनिया में इकट्ठे किए गए, लोगों ने कोशिश की, जो पाकिस्तानी नैरोबी में मौजूद, उन्होंने कोशिशें करके ये फंड्स इकट्ठे किए कि ये पाकिस्तान पहुंचे और जिनके लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं उनके लिए फ़ायदा हो। ये क्यों नहीं पहुंच सके पाकिस्तान? अब ये अगरचे लोगों को बड़ी छोटी सी स्टोरी लगेगी, इस वक्त जो हालात हुए हैं पूरी दुनिया के हालात देखें, पाकिस्तान में देखें जो यहाँ पे दंगल लड़े जा रहे हैं, महाभारतें लड़ी जा रही हैं और पूरे का पूरा डांग सोटा चल रहा है। लोगों को बड़ी एक मतलब बिल्कुल छोटी सी खबर एक इसमें लगेगी कि कीनिया में 2 साल पहले या 3 साल पहले वहाँ पे फंड्स हुए थे, इकट्ठे हुए थे ये सैलाब ज़दगान के लिए, और वो आज तक वापस नहीं है या अभी तक वापस नहीं पहुँचे। जो आखिरी रिपोर्ट मैंने फॉरेन ऑफिस में कोशिश की थी पॉइंट ऑफ व्यू लेने की, तो वो अवेलेबल नहीं थे, मुझे मैसेज भी किया था उनको। ये आपको माइंड सेट बताना है कि इस मुल्क के जो हमारी एक ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे बहर वो जो अगर लोग जो हैं वो कितना सीरियस लेते हैं इस मुल्क के आवाम के मसाइल को, या जिनको उनको तनख्वाहें मिलती हैं, जिस काम के लिए वो जाते हैं। ये माइंड सेट आपको बता रहा हूँ। हुआ ये था, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो ये पाकिस्तानियों के माइंड सेट का बताएगी कि हमारे जो बहर जो लोग जाते हैं, जिनको डॉलरों में सैलरीज मिलनी भी चाहिए कि हमारे लिए वो काम करते हैं वहाँ पे, जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, आवाम को पड़ती है, जिनके टैक्सेस पे वो रह रहे हैं, वो कितना वो करते हैं, केयर करते हैं हमारी। 2022 में सैलाब आया था पाकिस्तान में, आपको याद होगा, उस वक्त तक ये आ चुकी थी, पीडीएम की हुकूमत आ चुकी थी। सो ये इन्हीं के खाते में आएगा। शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे और वो फॉरेन मिनिस्टर थे। तो हर वज़ीर आज़म जो पहला काम करता है वो जाएगा, एक तकरीर करेगा, वो उसके बाद एक आपका रिलीफ फंड बन जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ये रिलीफ फंड जो है ना इसमें पैसे दें। ये आज का नहीं हो रहा। मैंने बहुत सारी यहाँ पर रिपोर्ट्स भी देखी हैं, स्टोरीज भी देखी हैं, खबरें भी देखी। जब भी फ्लड आएगा तो पहली अपील की जाती है, पाकिस्तान में भी की जाती है, दुनिया भर में भी की जाती है। अब होता ये है, एक आप वहाँ बैंक अकाउंट कायम कर देते हैं और लोग आके पैसे जमा करवाते हैं। अब कीनिया मतलब नैरोबी, अगर मुझे नहीं पता कि कितने पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं, अब उनकी मोहब्बत देखें। जो ही उन्होंने लोगों का फुटेज देखा, उन्होंने यहाँ पे ये लोगों को रोते, अपने बच्चे उठाते, घर तबाह होते, जैसे होते जानवर, माल वगैरह के लोग यहाँ पे नुकसान हो रहा है, बेचारे अगर मुश्किल में है। तो बहर वाले पाकिस्तानी ने, उनके दिल बड़े हसास होते हैं। मैंने ये बहुत सारे पाकिस्तानी से मुलाकात रहती है, मैंने उनको पाकिस्तान के लिए बड़ा कंसर्न देखे हमेशा। शायद हम मतलब हम इतने परेशान नहीं होते, हम नॉर्मल हैं तो वैल्यू नहीं करते। अच्छा, हमें तो नॉर्मल सा लगता है ना। अच्छा, बहर जो पाकिस्तानी जो भी मिला वो पाकिस्तान के लिए बड़ा कंसर्न होता है। उसकी मोहब्बत जो है ना पाकिस्तान से, वो कई गुना ज्यादा है हम लोगों से। मेरा ये मानना है ऐसे, मैं मतलब जहाँ पे भी गया हूँ, लोग मुझे मिलते हैं पाकिस्तानी, मुझे हमेशा फील हुआ है कि वो पाकिस्तान से ज्यादा प्यार करते हैं हमारी निस्बत। सो जो ही उन्हें पता चलता है, जिसकी जितनी भी हैसियत होती है वो मदद करने की कोशिश कर। नैरोबी जैसा मुल्क कोई मानेगा नहीं, नैरोबी में उन्होंने 1 करोड़ और पता नहीं कितने उसमें लाख करके तकरीबन चलें आप उसे 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट उन्होंने जमा करवा दी, जो एम्बेसी ने वहाँ पे अकाउंट नंबर था। 1 करोड़ रुपया नैरोबी में कीनिया में इकट्ठा हुआ है और कीनिया में इकट्ठा होकर वहीं पड़ा हुआ है।
अच्छा, ये कंफर्म है कि पड़ा हुआ है? जनाब ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। अभी तक जनवरी तक फरवरी तक की रिपोर्ट ये है कि वहीं पड़ा हुआ था। अगर 2-2.5 साल में अभी तक वापस नहीं आया तो वहीं अच्छा मान लिया कि अगर पिछले 2-3 महीनों में आ गया, फर्ज कर लेते, मैंने वैसे उनको मैसेज करके उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया हुआ, उनसे मांगा था फॉरेन ऑफिस से कि इसको कंफर्म करें, वो कल तक पता चल जाएगा। सवाल यह है कि इस जनवरी तक, इस साल जनवरी तक तो नहीं पहुंचा स्टेट बैंक में पैसे। हमें पैसे चाहिए थे उस वक्त जब फ्लड के लिए लोग तंग हो रहे थे, बेचारे मर रहे थे, जानवर भैंस जो भी था सारा, बच्चे सारे लेके। 2 साल तक वो पैसा वहीं एम्बेसी में पड़ा रहा है, वो उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया पाकिस्तान। जो हमारे वहाँ पे डिप्लोमेट्स थे, हमारे वहाँ पे ऑफिशियल थे, सारे थे, उन लोगों को दाद पहले दे। मैं हैरान हूँ कि जिन्होंने जाके पैसे जमा करवाए कि यार पाकिस्तानियों को ज़रूरत है भेजें। हर बंदा चैरिटी क्यों करता है? चैरिटी करता है कि फौरी तौर पर उस बंदे को पहुँचे। बिल्कुल जनाब, जब ये चैरिटी कर चुके हैं उनके बकौल, अब जो डॉक्यूमेंट सामने आई हैं उनके बकौल कि जब इन्होंने पैसे भेजने चाहे पाकिस्तान में यहाँ पे इसको स्टेट बैंक को, तो कीनियन हुकूमत ने कहा जनाब हमारा एक रूल है कि ये पैसा जो चैरिटी के लिए इकट्ठा होता है ना, वो आप यहाँ से नहीं भेज सकते। अच्छा, सो उन्होंने कहा जनाब हम आपको पैसे नहीं भेजने देंगे। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब आप अकाउंट खोल रहे थे आपको वहाँ पे लोकल लॉज का नहीं पता था, आपने नहीं पता करना था कि हम चैरिटी का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कल को हमें स्टेट बैंक को भेजने देंगे या नहीं भेजने देंगे। सो कीनियन हुकूमत ने उनको वो कर दिया, मना कर। चलो मान लिया उनका रूल होगा, सब कुछ होगा, तो आप लोग जो बैठे हुए जिनको तनख्वाहें मिल रही है, जिनका काम है, डिप्लोमेट्स का क्या काम है कि 2 कौमों में, 2 मतलब स्टेट्स में कोई प्रॉब्लम है, आपने रिजॉल्व करनी है। यही डिप्लोमेसी है। आपने उनसे मिलना होता है, कैल करना होता है कि सर हमारा ये इशू है। आप 2-2.5 सालों में कीनियन हुकूमत को इस बात पे राजी नहीं कर सके कि जनाब कि हमारा ये पैसा है और जेन्युइन है और हमारे लोगों ने दिया, पीछे हमारे ये फ्लड के लिए हमें चाहिए। 2 साल तक आप उनको कन्विंस करते रहे और वो कन्विंस नहीं हुए आपसे। इस दरमियान में मेरा ख्याल सदर उनकी 1-2 दफ़ा फ़ोन पे भी बात हुई थी। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब अरशद शरीफ हमारे उसके शहीद दोस्त की इतनी बड़ी ट्रेजिडी सामने आई थी, तो उस वक्त इन्होंने फेस सेविंग के लिए, महज लिप सर्विस के लिए इन्होंने कहा जनाब कि मैंने उनसे बात कर ली है, तो मैंने उनको कह दिया है कि आप इसमें तामुन करें। हमारी इंक्वायरी कमेटी है जो लिप सर्विस हो रही थी, हुकूमत पाकिस्तान कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, इन्होंने कितना इंक्वायर करना था, कितना इन्होंने इंप्लीमेंटेशन करना था अरशद के केस में, वो तो हमें पता है। सो आपकी ये वो सीरियसनेस है, उन लोगों पे क्या गुजरेगी जिनको ये पता चलेगा कि हमने 1 करोड़ रुपया जो दिया था 2-2.5 साल पहले, अभी तक वो पाकिस्तान नहीं पहुंचा। जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए था नहीं। अच्छा, अब पहुंच भी जाए, मान लिया जी पहुंच गया जी आजकल में, पिछले 1-2 महीनों में, अब ये पैसा किधर जाएगा? ये पैसा किसके इस्तेमाल में आएगा? उनको जाएगा फ्लड के उसके लोगों को ले जाएगा, या फिर आप अपने ये अल्लाह तल्लों के लिए करोड़ों को गाड़ियाँ लेनी है तो अलाउंसेज लेनी है, तो जेली हाजिरें लगानी है, 2 नंबरियाँ करनी है, अपने एयर टिकट्स लेने हैं और अपने टैक्स लगाने हैं लोगों पे। ये मैंने इसलिए ये स्टोरी आपको सुनाई है कि इट शोज़ द सीरियसनेस, कितनी सीरियसनेस है आपके यहाँ कि ब्यूरोक्रेसी कितनी बेरहमी से, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे डिप्लोमेट्स भी हैं जिनके दिलों में बहुत सारा दर्द भी है, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन ये इट्स मतलब अब इसको आप उसमें ये कीनियन हुकूमत के उसमें चले जाएं कि कीनियन हुकूमत का जनाब कसूर है, तो भाई साहब आप 2-2.5 सालों में कीनियन हुकूमत को नहीं करते। अच्छा, हुआ क्या है? चैरिटी की बुनियादों पे क्यों नहीं आया? इसके पीछे का और कहानी, हमने दुनिया भर में हर जगह पे हमने कोई ना कोई काम तो किए हुए हैं। 9/11 के बाद इस पे बड़ी सख्तियां हुई हैं कि चैरिटी के नाम पे पहले पैसे फंड्स आते थे, वो पता ये चलता था, इल्ज़ाम लगते हैं जो चैरिटी से बाहर पैसा आता है वो ऐसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को जाता है जो बाद में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंट्रीज वो बाद में टेररिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। बाद में आज चैरिटी के नाम पे लोग रिक्रूट करते हैं, वो बाहर भेजे जाते हैं, वो मतलब है उनको ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत सारे इल्ज़ामात लंबी है। सो उन्होंने चैरिटी पे भी अलहदा कर दिया कि नहीं जनाब की चैरिटी का पैसा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। इतना मुश्किल कर दिया आपने पाकिस्तान को कि कहीं से कोई बंदा हम पे एतबार नहीं करता, कोई हमारे पे ट्रस्ट नहीं करता, हर कोई समझता है पैसा $1 लाख या वटेवर जो भी जा रहे हैं, आपका 1 करोड़ रुपया जा रहा है, तो ये किसी ना किसी गलत काम में इस्तेमाल होगा, लिहाजा हम नहीं भेजने देते। ये हालत होगी हमारी इसकी। इनसेंसिटिविटी और साथ में नेग्लिजेंस क्लासेस अब जिसकी वजह से वो डैम केयर एटीट्यूड, मतलब 1 करोड़ पे पड़ा हुआ है और अभी भी पड़ा हुआ होगा। मैं कल इसकी पूरी डिटेल और ले आऊंगा, मैं उनसे पूछा है मैंने, वो मुझे जवाब नहीं अभी तक, लेकिन मैं वही कहता हूँ भाई उन्होंने अब आ भी किया, जनवरी तक तो नहीं आया था, वो तो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है क्लास, अब ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो यूएई ने कुछ पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और ये कार्रवाइयां क्यों हो रही हैं, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे कि किसी किस्म का जो मनफी प्रोपेगेंडा में जो लोग मुलविस पाए जाएंगे उनको सजाएं दी जाएंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे क्लास साहब जो गल्फ कंट्रीज में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से उनके लिए क्या बैड न्यूज़ है? बैड न्यूज़ तो ये चीज़ें होनी थी पाकिस्तान में भी। अब आपने देखा है कि इतने 10 साल से ज़्यादा मेरा ख्याल अरसा हो गया यहाँ पर भी
कि जिस तरह का इस्तेमाल हो रहा, यूज़ और अब्यूज़ हो रहा था, और स्पेशली पोलराइजेशन जैसे आई थी, तो उसने बाकी मुल्कों में भी फैली है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई। आप उसमें देखें या अमेरिका में देखें, यूके या यूरोपियन ये स्टेट्स जो हैं वहाँ पे भी देखें, तो ये आपको पोलराइजेशन ये नज़र आती है। और बड़ी तेज़ी से, मेरा ये ख्याल था, माई व्यू, कि शायद ये सोशल मीडिया के आने से ना यहाँ पे बहुत सारी दीवारें गिरेंगी, कौमें, लोग ये एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के स्टेट्स को, या जो भी उनकी आपस की उनकी चीज़ें हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन चीज़ों में नफरत बढ़ाई है। मतलब आप, अगर मेरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान इंडिया की यूथ को देख लें कि ये जो है ये करीब आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव जो है कि हमारी जो पुरानी नस्लें थी, दुश्मनियाँ थी, उनको साइड पर रख के एक नए ईरा में जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से देखें, इनके आने के बाद सोशल मीडिया के ज़रिए जितनी नफरत फैली है ना दोनों मुल्कों में, इससे पहले शायद इतनी नहीं थी। मतलब प्रिंट मीडिया के दौर में इतनी नफरत नहीं थी जितनी कि ये ट्विटर या सोशल मीडिया के दौर में आई है। अब ये हर जगह फैली है। अब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है उनका एक पिक्यूलियर किस्म का सिस्टम है, मोनार्की है, वहाँ पे किंगशिप है। वो डर भी गए हैं जब यहाँ पे अरब स्प्रिंग आई थी, उससे भी डरे वो कि जनाब कि वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए सारा काम शुरू हुआ था। सो वो अलाउ नहीं करते कि वहाँ पे वो सऊदीज़ हों, यूएई हो, कतर हो, या बाकी गल्फ़ की जो स्टेट्स हैं, कि वो इस तरीके का कोई भी इंडिविजुअल्स बैठ के इस तरह के ट्वीट्स करे, किसी अपने बादशाह के हवाले से करे या रॉयल फैमिली के हवाले से करे, या वो जिन मुल्कों से आए हुए उन मुल्कों के रियासतों के खिलाफ करें। सो बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं उनको जो की गई हैं वो यहाँ से, इधर से गई हैं, पाकिस्तान से गई हैं, बांग्लादेश से गई हैं, इंडिया से गई हैं, श्रीलंका, दीगर ममालिक जो हैं उन्होंने उनको रिपोर्ट किया कि आपके यहाँ जो लोग बैठे हैं ये बैठ के आपको तो कुछ नहीं कहते, आपसे डरते हैं वहाँ के कवानीन से, चीज़ों से। ये हमारे लिए इन्होंने ज़िंदगी मुश्किल की। ये इंडिविजुअल्स हैं क्लास साहब जिन्होंने कंप्लेंट किया या हुकूमती सतह से कंप्लेंट? नहीं, मोस्टली इंडिविजुअल्स हैं। नहीं, जिन्होंने कंप्लेंट की, मुझे तो कोई शक नहीं है कि हमारी तरफ से कंप्लेंट गई होगी। मतलब अरशद शरीफ साहब को, हमारे दोस्त जो शहीद थे, उनको किसकी कंप्लेंट पे वहाँ से यूएई से निकाला गया था कि आप यहाँ से छोड़ जाएं? वो तो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। रियासत की कंप्लेंट्स थी ना कि यहाँ से ये कंप्लेंट्स गई हैं ना, किसी को वहाँ से निकालने के लिए आप वो करें। सेम जितने लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका यूएई का लिखा जो, अच्छा वो बैठ के यूएई में बैठ के बहुत सारे जो हैं, मैंने उस ट्विटर हैंडल पे देखा है, वो अक्सर अब्यूज़ कर रहे होते हैं, अक्सर गलत लफ्ज़ वो इस पे यहाँ पे पॉलिटिशियंस को, हुकूमतों को वो उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारा जो नौजवान यूथ है वो जब तक गाली ना दे ना, तो उसको लगता ही नहीं है कि उसने तनकीद की। उसके नज़दीक तनकीद का मकसद यही है, चाहे उसको नॉर्मल सी बात लगती है। कोई उसको कहना कि तुमने किसी को गाली दी है तो वो कहेगा ये कौन से, मैंने तो अपनी राय दी है। ये अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि वो ये गाली को राय समझते हैं। उसकी वजह क्या है कि घर से वो गालियाँ खाना शुरू करता है, वो स्कूल जाता है, उस्ताद से खाता है, गली मोहल्ले में जाता है, वो वहाँ पे खाता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल्स, और माशरे में जब आता है तो उसके नज़दीक ये किसी को पंच करना ना नॉर्मलाइज हो जाता है। इट्स ए न्यू नॉर्मल कि मैंने किसी को गाली दे दी, क्या होगा? अब वहाँ पे खामोशी है। अब वहाँ पे ये काम नहीं करेंगे, करें ना, थोड़ी हिम्मत दिखाए ना। यहाँ पे हमें तो बड़ा कहते हैं ना बाज़ दफ़ा जनाब कि आप ये नहीं कहते, वो नहीं कहते, फलां नहीं करते। चलें, अब जो यूएई में उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं तो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह जो डिपोर्ट भी हो रहे हैं। कोई वहाँ पे भी, आप वहाँ पे कमाने गए, वहाँ के लोकल एक रूल्स हैं उनको फॉलो करें अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, इस मुल्क के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। सो लोकल उनको फॉलो करें ज़रा रूल्स। क्लास साहब, इसके ऊपर मजीद भी बात हो सकती है यकीनन ये, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।